नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि जोशीमठ भू धसान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल आपदा प्रबंधन टीम ने अपनी रिपोर्ट जो है वो भेज दी है। 8 सदस्यीय टीम ने क्षेत्र का दौरा किया था और क्षेत्र का दौरा कर अब रिपोर्ट जो है वो भेजी गई है। अगस्त 2022 की रिपोर्ट में सुझाव जो थे वो दिए गए थे। आपको बता दें कि ज्यादा नुकसान वाले घरों को तोड़ देना चाहिए, यह सुझाव दिया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अगस्त 2022 की ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। ये बड़ी खबर है, ज्यादा नुकसान वाले घरों को तोड़ने की सिफारिश की गई थी। तो ये बड़ी खबर है, जोशीमठ भू धसाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आपदा प्रबंधन की टीम ने रिपोर्ट भेजी थी। अगस्त 2022 की ये रिपोर्ट है। सबसे बड़ी बात यह कि 8 सदस्यीय टीम जो है वो जाती है क्षेत्र में और क्षेत्र में जाकर के उन इलाकों का जायजा लेती है जहां पर खतरा ज्यादा था। लेकिन अफसोस कि 2022 में इस खतरे को भांप लिया गया था और इसी खतरे को भांपते हुए आगे रिपोर्ट ये दी गई थी। इस रिपोर्ट में सुझाव ये दिया गया था कि जो ज्यादा नुकसान वाले घर हैं उनको तोड़ने की सिफारिश की गई थी। यानी कि आप पहले से लोगों को वहां अलर्ट कर दीजिए, लोगों को वहां से हटा दीजिए। लेकिन 2023 आते आते इतनी देर हो गई कि अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो अपना आशियाना छोड़कर कहां जाएं या फिर उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था है जो उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो उन्होंने अपनी आशियाने में लगा दी थी उसकी कोई कैसे भरपाई कर पाएगा। तो 8 सदस्यीय टीम ने क्षेत्र का दौरा किया था। बाकायदा क्षेत्र का दौरा करके रिपोर्ट जो थी वो अपनी आगे भेजी थी और देखिए यही वो रिपोर्ट का कुछ हिस्सा है जिसका अंश आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और अब देखिए वो पूरी रिपोर्ट की कॉपी एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया दिखा रहा है यहाँ पर। तो जोशीमठ भू धसान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि 2022 में ही इस बात का एहसास हो चुका था कि यहाँ पर खतरा आने वाला है, खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा 8 सदस्यीय टीम बाकायदा वहां जाती है, बनती है, टीम का गठन किया जाता है और वो अपनी रिपोर्ट सौंपती है। उस रिपोर्ट में पहले ही कह दिया गया था कि ज्यादा नुकसान वाले घरों को तोड़ देना चाहिए। लेकिन 2023 में हम आ गए अब और कोई भी इस तरफ किसी ने भी ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। अभिषेक, बिल्कुल निदा, तो उसी की एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वो रिपोर्ट जो सौंपी गई थी उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला इस वक्त सीधा जोशीमठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये किस तरफ इशारा कर रही है? यानी कि 2022 में हमें सब पता था, हमें इस बात का एहसास हो चुका था कि आने वाले जो दिन आएंगे वो खतरे से भरे होंगे, लेकिन फिर भी इस तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? निदा, मैं आपको अगर पूरे मसले पर बताऊं तो 2022 अगस्त में जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन टीम ने एक सर्वे किया था, क्योंकि ये घटनाएं काफ़ी लंबे वक्त से होती चली आ रही थी। कहीं भूधसान हो रहा था तो कहीं पर जो चट्टानें हैं वो टूट टूट के आ रही थी। तो एक जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को तैयार करके 2022 अगस्त में भेजा था। अभी जब वहाँ पर ऐसी स्थिति आई कि 600 से ज़्यादा मकान जो हैं वो उनमें दरारें आ गई और लोगों के रहने लायक स्थितियाँ नहीं रह गई, तो राज्य सरकार ने एक आपदा प्रबंधन टीम गठित की और सचिव आपदा प्रबंधन रजनीश सिन्हा के नेतृत्व में टीम गई। इसमें हिमालय भूगर्भ विज्ञान संस्थान वाडिया से भी वैज्ञानिक शामिल थे। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट रखी वो रिपोर्ट वही है जो 2022 में अगस्त में आई थी। साफ तौर पर कहा गया था कि यहां से लोगों को यथाशीघ्र विस्थापित किया जाए और जो घर डैमेज होने की स्थिति में हैं उन घरों को तत्काल डिमोलिश करके मलबे को हटाया जाए और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं। उसके अलावा इस जो नई कमेटी अभी गई थी इसने जो रिपोर्ट दर्ज की है, इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर 6 बिंदुओं को उठाया गया है और उन 6 बिंदुओं में कहा गया है कि ज्योग्राफिकल सर्वे जो है वो कराया जाए, मृदा का सर्वे कराया जाए, क्योंकि किस मिट्टी पर ये लोगों ने अपने घर बनाए हैं वो मिट्टी क्या है, उसकी अनुकूलता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो इन सभी को लेकर अब ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पटल पर पहुंची है और आज ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय भी पहुंचेगी। उधर दूसरी तरफ चमोली में जहां पर ये जोशीमठ का हिस्सा है, वहां पर आज जरा ये भी बताइएगा, जो ये रिपोर्ट सौंपी गई ये रिपोर्ट क्या सिर्फ और सिर्फ धूल फांकने के लिए रख दी गई कि उस पर संज्ञान नहीं लिया गया और लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से आज ये स्थिति बनी है कि 600 से ज्यादा घरों में दरार आ गई है? बिल्कुल अभिषेक, आपकी बात एकदम सही है कि अगर 2022 में वहां के जिला प्रशासन की तरफ से कोई रिपोर्ट इस तरह से आई थी तो सरकार ने उस वक्त क्यों नहीं संज्ञान में लिया? अगर सरकार उसी वक्त इस चीज को संज्ञान में ले लेती तो आज शायद जोशीमठ में वो हालत नहीं होती।
पीयूष, आप जो है वह ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ठीक है, 6 महीने पहले रिपोर्ट आती है, उसका संज्ञान नहीं लिया गया, या अभी भी बहुत टीमें बनाई जा रही हैं, भेजी जा रही है, बहुत टीमों का गठन किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो 600 परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको सही जगह ले जाने के क्या इंतजाम सरकार वहां पर कर रही है? आपको वहां पर क्या नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, अभी तक जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, उन्होंने करीब 1200 से ज्यादा जगहों को चिन्हित किया है दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर लोगों को ले जाया जा सकता है। उसके अलावा अब तक 68 परिवार ऐसे हैं जिनको स्थापित कर लिया गया है। हालांकि 600 मकान चिन्हित हुए हैं। 9 वार्ड ऐसे हैं जोशीमठ के अंतर्गत, चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो जोशीमठ का इलाका, वहां के 9 वार्ड ऐसे हैं जहां पर ये दरारें आई हैं। फिलहाल जो इंटरनल रिपोर्ट है, जो भूगर्भ वैज्ञानिक है उनकी रिपोर्ट है, उनका कहना यहाँ पर बहुत कुछ चीजें नहीं बदल सकती हैं, लिहाजा इस हिस्से को छोड़ना ही होगा। चलिए, बिल्कुल पीयूष, तो ये स्थिति जो है वो अब विकराल रूप धारण कर रही है, ये तस्वीरें बता भी रही हैं। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से एक रिपोर्ट सौंपी गई थी और उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, उसकी वजह से आज जोशीमठ पे खतरा बना हुआ है। अब एक बड़ी खबर है जयपुर से। यहां से बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला है। यह बड़ी खबर जयपुर से, जहां से खबर आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बुलडोजर चला है कोचिंग सेंटर के मालिक कोचिंग सेंटर पर। बिल्कुल, ये जो मालिक है सुरेश ढाका है मुख्य आरोपी इस पूरे कांड का। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और दरअसल इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर पर ही बुलडोजर जो है वो चला दिया गया है। मतलब जो कोचिंग सेंटर चलाता था यहाँ पर जयपुर के अंदर, और वहां से पेपर लीक होने की खबर सामने आती है और उस मामले में अब ये बड़ी कार्रवाई कि जो मुख्य आरोपी है जिसका कोचिंग सेंटर ये बताया जा रहा है, उसके यानी मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर पर अब बुलडोजर जो है वो चला दिया है। सुरेश ढाका नाम बताया जा रहा है मुख्य आरोपी का। देखिए कैसे यहाँ पर पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुबह सुबह टीम जो थी वो यहाँ पर पहुंची और मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला दिया गया है। तो देखिए, राजस्थान पेपर लीक मामला जो है वो काफी ज्यादा इस पर सियासत भी हुई थी और विपक्ष ने सरकार को इस मामले को लेकर खूब घेरा और सरकार ये लगातार कहती रही है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और इसी का नतीजा ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर के गोपालपुरा की ये तस्वीर है जहां पे कोचिंग सेंटर जो है उसे धराशायी किया गया है। मुख्य आरोपी है जो कोचिंग सेंटर चलाता था पेपर लीक मामले का, सुरेश ढाका नाम का यह शख्स। हालांकि सुरेश ढाका अभी भी फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके कोचिंग सेंटर को ढहा दिया गया है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से यह तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई जहां पे बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। बिल्कुल, तो मुख्य आरोपी का कोचिंग सेंटर था ये। हालांकि जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है, पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा है। देखना होगा कि पुलिस के हाथ उसके गिरफ्तार तक कब तक पहुंचते। लेकिन जहां से वो कोचिंग सेंटर अपना चलाता था, उस कोचिंग सेंटर को फिलहाल बुलडोजर चला करके ध्वस्त जो है वो कर दिया गया है। तो मुख्य आरोपी का ये कोचिंग सेंटर है जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सुबह सुबह अचानक से बुलडोजर पहुंचता है और जाने के बाद कोचिंग सेंटर को कैसे तहस नहस कर दिया गया वो आप देखिए। तो पेपर लीक मामले में जिस तरीके से जमकर सियासत हो रही थी, कई सवाल जो थे वो सरकार से भी पूछे जा रहे थे, राज्य सरकार से भी पूछे जा रहे थे। लेकिन अब इसी राजनीति और सियासत के बीच अहम खबर यह आती है कि जो पेपर लीक मामले में जो मुख्य आरोपी सुरेश बताया जा रहा है, उसके कोचिंग सेंटर पर आज अचानक से बुलडोजर पहुंचता है और कोचिंग सेंटर को कैसे ध्वस्त कर दिया गया वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई। अब सवाल यह है कि कोचिंग सेंटर को तो ध्वस्त कर देगा, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो आखिर कब तक फरार रहेगा या उसके गिरफ्तार तक पुलिस के हाथ कब पहुंचेंगे? बिल्कुल, तो इंतजार इसी चीज का है कि मुख्य आरोपी भी गिरफ्त में आए। और आपको बता दें कि 2 मामले दर्ज किए गए, करीब 57 जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीर जो है वो जयपुर के गोपालपुरा से सामने आई जहां पे बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। मुख्य आरोपी सुरेश ढाका, उसके कोचिंग सेंटर को ढहा दिया गया। तो पेपर लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। इस पे
तो इस समय दीपक चावला सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। दीपक, वहां इस वक्त क्या स्थिति? बुलडोजर की कार्रवाई की गई है सुरेश ढाका के कोचिंग सेंटर पर। जो है अभी भी लगातार जारी है। अवैध अतिक्रमण जिस तरह से सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारंग की जो कोचिंग सेंटर है, अधिगम कोचिंग सेंटर, वहां पर आ रहे हैं शिक्षक, ऐसी तमाम बच्चों की तैयारी करवाई जाती थी और फर्जी तरीके से ये तैयारियां जो है वो करवाई जाती थी। जो हाल ही में जो दिसंबर के महीने में सेकंड ग्रेड पेपर जो एग्जाम हुआ था, उसके मुख्य आरोपी है उनके दोनों सहयोगी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारंग के नाम से ही ये कोचिंग सेंटर जो है यहाँ पर चल रहा था। पूजल के तरीके बेहद क्षेत्र में ये जो कोचिंग सेंटर है वो यहाँ पर चल रहा था। इस पर आप तस्वीर देखिए, पूरी तरह से ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से धराशायी हो गई है। आरोप है कि ये बिल्डिंग जो है वो जो मेन रोड है, मुख्य रोड पे, उस पर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था और जो सेटबैक है वो नहीं छोड़ रखा था, और जो दूसरा रास्ता जो उधर जाता है कॉलोनी की तरफ, वहां पर भी जो है अतिक्रमण कर रखा था। तो कह सकते हो कि लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस वक्त जो दोनों मुख्य आरोपी है वो कहीं ना कहीं फरार है। भूपेंद्र दीपक, दो चीजें हैं इस पूरे केस में। दो चीजें हैं, जो तस्वीरें आप वहां से हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर दिया गया। क्या ये बिल्डिंग जो मुख्य आरोपी है सुरेश उसी की है, या फिर ये किराए की बिल्डिंग में ये कोचिंग सेंटर अवैध तरीके से चल रहा था? देखिए ये किराए की बिल्डिंग है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है वो लीज पर ले रखी थी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारंग और इसके दो सहयोगी, इन्होंने लीज पे रखी, सालों से लीज पर ले रहे थे और अवैध अतिक्रमण कराया जाता। बताया जाता है कि यहाँ पर बच्चों को कोचिंग कराया जाता था और कुछ स्पेशल बच्चे हैं उनके पैसे भी लिए जाते थे और उनके मुख्य इम्पोर्टेंट जो है पेपर वो कराया जाता। आपको अगर मैं लिस्ट बताऊं तो शायद हमें नीला जो है कम पड़ जाएगा। इतनी भर्ती परीक्षा जो है राजस्थान में इसलिए सेकंड ग्रेड का टीचर आपका का उदाहरण है। इससे पहले सब इंस्पेक्टर, रीड, कांस्टेबल, आरएस की परीक्षा, ऐसी तमाम परीक्षाएं जो कि राजस्थान में लगातार, ऐसी कोई परीक्षा नहीं राजस्थान के अंदर जो हर महीने या 2 महीने में हो रही हो। बिल्कुल दीपक, पिछले 5-7 सालों इवन 10 सालों का यही इतिहास रहा है राजस्थान का कि शायद ही कोई ऐसा एग्जाम रहा हो जिसके पेपर लीक ना हुए हो। यह स्थिति राजस्थान की रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पे पेपर लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। देखिए 4 दिवस पूर्व हमारे अवधान में ये आया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्तों द्वारा संचालित कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिगम इस बिल्डिंग में संचालित है। इस पर अविलंब हम हमारे जयपुर विकास प्राधिकरण की तकनीकी और राजस्व टीम को मौके पे ला करके और रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षण करवा करके और हमने इनको 32 जेडीए एक्ट और 72 जेडीए एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी करके और विगत दिवस के 5 बजे तक इनको हमने अवैध निर्माण हटाने को अपना पक्ष रखने हेतु इनको समय दिया था। कल प्रातः तक इन्होंने न तो अवैध निर्माण हटाना प्रारंभ किया न अपना पक्ष प्रस्तुत किया। तो पुनः हमने विगत कल को पुनः विधिक नोटिस हमने इनको दिया था इस आधार पे, लेकिन इनके द्वारा को न तो पक्ष रखा गया न कोई सहयोग दिया। इस पे आज हम विधि सम्मत कार्रवाई करके और इसका आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बताने की रांची से अहम खबर है, जहां पर एक मकान मालिक ने किराएदार को गोली मार दी। बड़ी खबर रांची से, एक मकान मालिक ने अपने ही किराएदार को गोली मारी है। अहम खबर, रोजाना लेट आने पर दरअसल ये गोली मारी गई है। गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में किराएदार को भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है रांची से, जहां पे एक मकान मालिक ने अपने किराएदार को सिर्फ इसलिए गोली मारी है क्योंकि वो रोजाना देर रात घर आया करता था, इसकी वजह से उसने गोली मारी है। तो ये बड़ी खबर है रांची से, जहां पे रोजाना लेट आने की वजह से गोली मारी है मकान मालिक ने अपने किराएदार को। मतलब सजा सिर्फ इतनी, गुनाह सिर्फ इतना कि आप अगर लेट आएंगे तो आपके मकान मालिक को ये अधिकार कानून ने दे दिया कि अगर आप लेट आते हैं तो वो आपको गोली से उड़ा देंगे।
तो बहुत बड़ी खबर ये वहां से रांची से मिल रही है। दरअसल सिर्फ गुनाह इतना था इस किराएदार का कि ये रोजाना लेट हो जाता था, लेकिन लेट होना मकान मालिक को पसंद नहीं आया, लिहाजा किराएदार को गोली मार दी। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, इंडिगो की फ्लाइट में मारपीट और छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, एयर होस्टेस के साथ और कैप्टन के साथ मारपीट की गई है। इंडिगो की फ्लाइट में मारपीट और छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। एयर होस्टेस और कैप्टन से मारपीट की गई है। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में दिल्ली से पटना आ रही थी ये फ्लाइट और इंडिगो की दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट में शराब के नशे में 3 युवकों ने एयर होस्टेस और पायलट के साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट 6A6383 ने दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरी थी और दिल्ली से ही फ्लाइट के अंदर 3 युवक जो थे वो शराब पीकर चढ़ गए थे और थोड़ी देर बाद ये तीनों युवक फ्लाइट के अंदर यात्रियों के साथ बदसलूकी करने लगे। उसके बाद एयर होस्टेस और पायलट ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो तीनों युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। पायलट ने पटना के एयरपोर्ट थाने में इसकी लिखित शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट रविवार रात 8:55 पर पटना एयरपोर्ट पहुंची थी। तीनों हुड़दंगी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिल्ली से फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद से ही इन तीनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया था और इनकी वजह से आपको बता दें कि फ्लाइट में जो बाकी और सवार दूसरे पैसेंजर्स थे उनको भी काफी परेशानी हुई। काफी समय तक ये शोर शराबा जो था वो चलता रहा। पहले उन्होंने जो बाकी पैसेंजर्स थे उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की और जब इस बदसलूकी को रोकने के लिए एयर होस्टेस और कैप्टन ने मोर्चा संभाला, वो लोग आए, उन्होंने आकर के इन्हें समझाने की कोशिश की तो इन लोगों ने आपको बता दें कि एयर होस्टेस और कैप्टन के साथ भी मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली से पटना आ रही थी ये फ्लाइट। तो इंडिगो की फ्लाइट में मारपीट और छेड़छाड़ का मामला जो है वो सामने आया है। एयर होस्टेस और कैप्टन के साथ मारपीट जो है वो की गई है यहाँ पर। दरअसल पुलिस ने 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इन 2 लोगों पर आरोप ये है कि ये 2 लोग जब फ्लाइट के अंदर एंट्री किए तो ये पहले से ही शराब के नशे में धुत थे और शराब पीकर के ये लोग हंगामा कर रहे थे बाकी और पैसेंजर्स के साथ। और जब इनको समझाने की कोशिश की गई पायलट और एयर होस्टेस की तरफ से तो उनके साथ भी मारपीट की गई। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड की। दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड की वजह से अब ठंड की जो मार है वो स्कूलों पर भी पड़ रही है। लिहाजा ठंड की मार की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सभी प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं और 15 जनवरी तक अब स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। तो आपको बता दें, शिक्षा निदेशालय ने ये आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सभी स्कूल जो हैं 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली में ठंड की मार से स्कूल बंद है। सभी प्राइवेट स्कूल जो है 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। पारा लगातार लुढ़कता चला जा रहा है और विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है और दिल्ली का तापमान जो है और अब शिक्षा निदेशालय ने ये आदेश जो है वो जारी कर दिया है कि दिल्ली में सभी स्कूल जो है, सारे स्कूल जो है वो 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। यानी सभी प्राइवेट, सरकारी सभी स्कूल अब 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। ठंड के चलते ये फैसला जो है शिक्षा निदेशालय की तरफ से लिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने यह आदेश जारी किया गया है कि दिल्ली में ठंड की मार की वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी, तो तमाम जो स्कूल हैं सरकारी, प्राइवेट, सबको फिलहाल 15 जनवरी तक के लिए बंद करने का आदेश शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है। बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसकी वजह से छोटे बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किलें भी होती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। 15 जनवरी तक के लिए स्कूलों को बंद करने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं और आज की भी स्थिति लगातार हम आपको सुबह से भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। तापमान जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है और इसी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और स्कूल जाने वाले बच्चों की भी मुश्किलें काफी ज्यादा होती हैं ऐसे समय में। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने यह बड़ा फैसला लिया है कि 15 जनवरी तक सभी स्कूल जो हैं दिल्ली के वो बंद रहेंगे। बिल्कुल, विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। घने कोहरे की चादर जो है वो दिल्ली की सड़कों पर बिछी हुई है और ऐसे में सुबह सुबह का वक्त सबसे खतरनाक होता है। लिहाजा बच्चे जो हैं अपने घर में सही रह पाएं तो शिक्षा निदेशालय ने बच्चों स्कूल को देखते हुए और कड़ाके की ठंड को देखते हुए ये फैसला लिया है। तो मौसम का पारा जो है वो लगातार लुढ़कता चला जा रहा है। न्यूनतम तापमान चूरू राजस्थान की बात करें या फिर पिलानी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 1.2 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। इसके अलावा अगर आगे हम बात करें हिसार हरियाणा के तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है। तापमान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार मौसम का पारा जो है वो लुढ़कता चला जा रहा है। बिल्कुल, उमरिया मध्य प्रदेश में भी 1.2 और विजिबिलिटी की स्थिति यह है कि बठिंडा में
0 मीटर। विजिबिलिटी कितनी कम है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमौसी लखनऊ की स्थिति यह है कि वहां 0 मीटर की विजिबिलिटी है। सफदरजंग दिल्ली की बात कर ली जाए तो महज 25 मीटर तक की विजिबिलिटी रह गई है। ये कोहरे की वजह से हालात हैं। एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा सामने आया है। लो विजिबिलिटी की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपस में 2 गाड़ियां टकराई हैं। यह बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायल लोगों को पुलिस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लो विजिबिलिटी इस हादसे की वजह बताई जा रही है क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था। कोहरे की घनी चादर जो थी वो सड़कों पर बिछी हुई थी। फिलहाल ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर यह सड़क हादसा हुआ है। तो देखिए विजिबिलिटी बेहद कम है। सड़क पर चलते वक्त खास ध्यान जरूर रखें। बिल्कुल। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।